क्या चाचा, बेटा के पास कॉल करेंगे? हाँ बेटा, बेटा के पास ही कॉल करूंगा। लीजिए। क्यों चाचा, कॉल नहीं किया? नहीं बेटा, आज और कॉल नहीं करूंगा। पिछले महीने 2-4 बार कॉल किया था देश में आने के लिए। उसका ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए देश में नहीं आ सकता। इतनी बार ना सुनने में अच्छा नहीं लगता। कुछ दिनों से मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, खाना भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी मेरा शरीर में कांप उठता है। तो चाचा, आपके लिए एक डॉक्टर बुलाऊं? नहीं बेटा, डॉक्टर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा उम्र हुआ है ना। बेटा, मुझे लिखने के लिए कुछ दे सकते हो? अच्छा ठीक है चाचा, दे रहा हूँ। ये लीजिए, और यहाँ से एक पेन भी ले लीजिए। अच्छा ठीक है। हेलो तिशा, तुम मेरे चेम्बर में आओ ज़रा। जी सर। तिशा सुनो, 4 नंबर रूम में करीम चाचा है ना, उनका तबीयत ठीक नहीं है। अगर ज़्यादा खराब हो जाए तो एक डॉक्टर बुला लेना। मैं ये वृद्धाश्रम में 10 साल से हूँ। मैं उनकी जैसा इतना शांत व्यक्ति कभी नहीं देखा। उनको कुछ पूछूं तो मुस्कुरा के छोटा सा एक जवाब देता है। करीम चाचा बहुत अमीर इंसान है, इस आश्रम में ही बहुत सारा पैसा खर्च किया है। एक दिन उनके फैमिली के बारे में मैं पूछा था, उन्होंने बोला उनका वाइफ गुजर चुका है, एक बेटा है जो देश की बाहर रहता है, इसीलिए ही वो इस वृद्धाश्रम में रहता है। मुझे यकीन नहीं होता, क्या कोई खुद से वृद्धाश्रम में रहता है? सर, खुद की इच्छा में कोई वृद्धाश्रम में नहीं आते हैं। आजकल के बच्चों पिता माता की ध्यान नहीं रखती है, इसलिए इस उम्र में आके वृद्धाश्रम में रहती है। हाँ, तुमने सही बोला। फिर भी तुम करीम चाचा को अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा ठीक है सर। सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। करीम चाचा तो मर गया। अरे क्या बोल रही हो, कैसे गुजर गया? लगता है नींद में ही गुजर गई है, एकदम से जम गया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। उनका बेटा को पहले कॉल कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है सर। उनका बेटा के नंबर तो डायल कॉल में ही है। हेलो, आप मिस्टर परवेश है? जी, मैं परवेश हूँ। मैं वृद्धाश्रम से बोल रहा हूँ। बड़ी दुख से ये बोलना पड़ रहा है, आपके पिता करीम चाचा कल रात गुजर चुका है। गुजर चुका है मतलब क्या हुआ था? वो बहुत दिनों से बीमार थे। तो ये बात आप मुझे पहले नहीं बताएंगे? आपको कॉल किया जाता है तो आप ठीक से कॉल नहीं उठाते। आपके पिता भी आपको बहुत बार कॉल किया था आने के लिए, लेकिन आप तो नहीं आया। अभी हम डेड बॉडी क्या करेंगे? मैं तो अभी नहीं आ सकता। आप एक काम कीजिए, डेड बॉडी अजीमपुर में दफना दीजिए, मैं कुछ दिन बाद आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम परवेश। मिस्टर करीम जो गुजर चुका है, मैं उनका ही बेटा हूँ। ओ अच्छा, आइए आइए, बैठिए। आप इतने दिन बाद लौट आया? आपके पिता गुजरने का 2 महीना हो चुका है। भाई विदेश से चाह के भी नहीं आ सकता, टाइम निकाल के आना पड़ता है। मुझे लगता है आपके पिता गुजर चुका है इसलिए नहीं आया। आपके पिता तो बहुत अमीर थे, उनका बहुत प्रॉपर्टीज है, इसीलिए आप आया है। अच्छा जो भी हो, वो मेरे देखने की बात नहीं है। आपके पिता बहुत अच्छे इंसान थे। आपके पिता जितने दिन हमारे आश्रम में थे, खुद का खर्च खुद ही देता था। उनका कुछ पैसा अभी भी हमारे पास है। उनके गुजर जाने के बाद उनके बेड के नीचे हमें एक चिट्ठी मिला है, आपका नाम लिखा हुआ है। लगता है आपके लिए ही कुछ लिख के गया है। ये लीजिए चिट्ठी। बेटा, मुझे पता नहीं है ये चिट्ठी तुझे कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा दोस्त जलील पिछले महीने गुजर चुका है। उनकी बच्चों उनकी लाश भी नहीं लेने आया था। मेरा तबीयत भी बहुत दिनों से ठीक नहीं है। मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं कब मर जाता हूँ मुझे पता नहीं है। तुम्हारी माँ सपनों में आके मुझे बुलाता है। मरने के पहले लगता है तुमसे और नहीं मिल पाऊंगा। तुम्हें एक बार देखने की बहुत शौक था। तुम बहुत दूर रहता हो, वहाँ से लौटना भी इतना आसान नहीं है। वो लेके मेरा कोई सरदर्द नहीं है। मैं तुमसे एक सच बात छुपाया था और ये बात जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है।
तुम हमारी असली बेटा नहीं हो। हमारे कोई भी बच्चे नहीं थे। कुछ सालों बाद मैं एक भिखारी से मिलता हूँ। उसके 10 साल बाद तुम्हारी माँ तुम्हें लेके हमारे घर में आता है। वो बहुत बीमार थे। वो इतना गरीब थे कि तुम्हें पालना उनके लिए मुमकिन नहीं था। वो हमारे पास हाथ जोड़ के विनती किया था तुम्हें रखने के लिए। हमारे कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए तुम्हें हमारे पास रख लेता हूँ। तब तुम सिर्फ 2 महीने के ही थे और तुम्हारे लिए ही हम माता पिता बन पाए। तुम्हें गोद लेके हमारा पिता माता होने का सपना सच हुआ था। हम कभी नहीं चाहा कि सच तुम्हें पता चले और तुम्हें कष्ट मिले, इसलिए हम रातों रात नौकरी छोड़ के तुम्हें लेके वहाँ से कहीं और चला जाता हूँ। और उसके 1 साल बाद हम शहर लौट के सबको बताया कि तुम ही हमारे बेटा हो। मैं और तुम्हारे 2 माँ को छोड़ के किसी को पता नहीं था कि तुम हमारे असली बेटा नहीं हो। बाद में जब हम शहर लौटा तब तुम्हारे असली माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश किया। बाद में हमें पता चला कि तुम्हारे माँ गुजर चुके हैं। जब तुम छोटे थे तब से बहुत मेहनत करके हम तुमको बड़ा किया। जब तुम 12 साल के थे तब तुम्हारे माँ मतलब मेरा पत्नी गुजर जाता है। सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं और कभी भी दूसरी शादी नहीं किया। मैं तुम्हें हर वक्त मेरे साथ साथ ही रखता था। तुम जब भी जो मांगते मैं वही देने की कोशिश करता था। मुझे पता नहीं मैं कितना कर पाया। अच्छा, तुम तो एक समय तुम्हारे पिता के अलावा और कुछ भी नहीं समझते थे, तो फिर अभी क्या तुम्हारे पिता के बाद एक बार भी नहीं याद आता? मेरा सपना था अपने बेटे, बेटे की पत्नी और पोते पोतियों को लेके एक साथ रहूँगा, लेकिन वो तो मेरे किस्मत में ही नहीं थे। अगर हो सके तो मैं मरने के बाद तेरे दादाजी के पास मुझे दफना देना। मैं और एक विनती कर रहा हूँ, तुम मेरे बेटा नहीं हो, लेकिन हर जगह सबको पता है कि तुम मेरा ही बेटा हो। मेरा जितना भी प्रॉपर्टीज है सब कुछ तुम्हारा ही है। प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा मैं बर्बाद नहीं किया। अगर हो सके तो इस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा इस वृद्धाश्रम में दान कर देना। मैं तुम्हारा पिता। भाई, इन 5 सालों में अपने पिता की खोज नहीं लिया, लेकिन आज चिट्ठी पढ़ के रो रहे हैं। सुनना चाहते हैं किस लिए रो रहा हूँ? मैं उनकी असली बेटा नहीं हूँ, ये बात मुझे पहले से पता नहीं था। फिर भी उन्होंने मुझे खुद की बेटा की तरह पाला। उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया। पता नहीं ऊपर वाला मुझे माफ करेंगे या नहीं। देखिए, आपके कहने पे ही उनको आजिमपुर दफनाया गया है। वो बहुत किताब पढ़ता था। सारे किताब हमारे पास ही है और कुछ पैसे भी है। अगर आप चाहा तो ले जा सकते हैं। देखिए, मेरे पिता की जो भी चीजें हैं सब कुछ मेरे पास ही रखूंगा। पहले मैं अपने पिता की कब्र ज़ियारत करके आता हूँ, उसके बाद आके आपसे मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।